हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो अप्रेजल को लेके है। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इसको बोलते हैं, जिसमें आपकी वैल्यू चेक होती है साल के एंड में और उसके बेसिस पे आपको जो है अप्रेजल दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको हाइक दी जाती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि बेसिकली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसका जो मीनिंग है वो सैलरी के हाइक को लेके है। ठीक है, बेसिकली जब आप साल के एंड में पहुंचते हैं, कई कंपनियों में 6-6 महीने में भी अप्रेजल होता है, अधिकतर कंपनी में साल के एंड में होता है। तो जैसे आप साल के एंड में पहुंचते हैं तो उनमें जो अप्रेजल होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल मद्देनजर रख के किया जाता है। ठीक है, और आपने कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट किया, आपने जो काम किया उससे कंपनी को कितना फायदा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका अप्रेजल। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको जो है वो सैलरी हाइक मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बेसिकली इसको एनुअल रिव्यू भी कहा जाता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कहते हैं, या फिर सिंपल टर्म्स में हम बोले तो इसको नॉर्मल अप्रेजल या फिर एम्प्लॉय अप्रेजल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसको जो जब इसको किया जाता है, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल को किया जाता है तो यहाँ पे बेसिकली आपका वर्क इफेक्ट, जो आपने वर्क एफर्ट डाला है काम करने में, उसको कंसिडर किया जाता है। फिर आपने एक साल के अंदर या जब भी आपने काम किया कंपनी में और उस पर्टिकुलर ईयर में क्या आपने कितनी स्किल आपके अंदर एनहेंस हुई है, आप और क्या क्या काम संभाल सकते हैं और आपने क्या क्या चीजें अकम्प्लिश की हैं कंपनी में काम करने के दौरान, तो उन सबको देखा जाता है और उसके अनुसार ही आपको नेसेसरी हाइक जो सैलरी में है आपको वो दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली काफी प्रकार के अप्रेजल होते हैं, लेकिन ये 5 प्रकार बेसिकली मेन है, तो मैंने वही आपको बताए हैं। तो सबसे पहले होता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जो है उसमें अपने नाम को ही सिग्निफाई कर रहा है ये बेसिकली, कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करता है कि उसने कैसा काम किया, क्या काम किया, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो वो खुद अपने आप को सेल्फ असेस करता है। ठीक है, तो जो खुद सेल्फ असेस करके उसको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और फिर सबमिट होता है मैनेजमेंट में, उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। फिर दूसरा आता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे हमें जो पीयर वर्ड है उसको जानना जरूरी है। पीयर का मतलब जो है, जो आपके साथ कुलीग काम करते हैं कंपनी में, उनको कहा जाता है। तो जो आसपास जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे आपका रिव्यू लिया जाता है कि ये जो बंदा है जो कंपनी में काम कर रहा है वो कैसा है, क्या काम में उसका मन लग रहा है, या फिर इसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि इसमें आपका बिहेवियर वगैरह सब चेक होता है। तो आपके पेयर से पूछा जाता है, तो उनके जो फीडबैक होंगे उनको कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से जो असेसमेंट जाता है उसको पीयर असेसमेंट बोलते हैं। फिर अगला आता है 180 डिग्री फीडबैक। अब 180 डिग्री फीडबैक जो है दोस्तों वो ऐसा होता है कि आपको यहाँ सेल्फ असेसमेंट करना ही पड़ता है, खुद का फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है कि मैं अपने आप को इतना रेटिंग देता हूँ। फिर इमीडिएट जो आपका सुपरवाइजर है या फिर इमीडिएट जो आपका मैनेजर है वो भी आपको रेट करता है। ठीक है, कि आपने कैसा काम किया, किस हिसाब से काम किया, आपने कितना अचीव किया, उसके बेसिस पे वो भी आपको रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का फीडबैक जाता है, आपका खुद का भी फीडबैक जाएगा और आपका मैनेजर भी आपको रेट करेगा। तो ये दोनों जो रेट होते हैं, उनके बेसिस पे जो फीडबैक जाता है उसको 180 डिग्री फीडबैक बोलते हैं दोस्तों। फिर अगला आता है 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक ऐसा फीडबैक मेथड है जिसमें आपका तीनों आता है, सेल्फ असेसमेंट भी आता है, पेयर असेसमेंट भी आता है और आपका मैनेजर का असेसमेंट भी आता है। तो इसमें क्या होगा, आप सेल्फ असेसमेंट आपका रहेगा ही रहेगा। फिर आपके जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके बिहेवियर के ऊपर जो है पूछा जाएगा, तो वो आपको एसेस करेंगे, वो आपका जो है असेसमेंट देंगे। फिर उसके बाद आपका मैनेजर भी आपको असेसमेंट देगा। ठीक है, इसको 360 डिग्री असेसमेंट मेथड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आखिरी में जो आता है वो आता है एमबीओ। एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है जो कि आजकल बहुत सारी कंपनी में यूज हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी में यूज होता है।
इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है और जो उसका इमीडिएट मैनेजर होता है या फिर डायरेक्टर होता है जिसको भी हम बोल लें, तो वो दोनों अपने अपने जो है गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनको पाना है उसके बारे में वो प्रॉपर डिस्कस होता है और उसी के ऊपर डिस्कशन होता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम एमबीओ मेथड बोलते हैं। तो एमबीओ मेथड में बेसिकली जो है ये हाई लेवल जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब सीनियर मैनेजमेंट जो होता है, उनके लिए बेसिकली एमबीओ मेथड यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो है अप्रेजल मेथड होते हैं दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को खुश रखने में और वर्क एफिशिएंट बनाने में। क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर काम कर रहा है दोस्तों तो एक ही सैलरी पे तो हमेशा काम करेगा नहीं। ठीक है, उसको भी समय के हिसाब से उसकी सैलरी उसकी बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय के हिसाब से ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, समय के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीज़ें महँगी हो रही हैं, तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए। तो कोई भी कंपनी अगर अप्रेज़ल का मेथड उनके यहाँ है और अप्रेज़ल हर कंपनी में होता है दोस्तों, ठीक है? तो बेसिक जो नेसेसिटी है वो पूरी करने के लिए और मार्केट के साथ चलने के लिए अप्रेजल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय को खुश रखने में बहुत मदद करता है और एफिशिएंट बनाने में बहुत मदद करता है दोस्तों। ठीक है, फिर अगला जो है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कंपनी को ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके एम्प्लॉय के एफर्ट्स को और उसके टैलेंट को जो उन्होंने पूरे ईयर में देखा है। ठीक है, और उसके बेसिस पे उसको वैल्यूएबल फील कराए। किसी भी एम्प्लॉय को वैल्यूएबल आप कैसे फील कराओगे? जब आप उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो। ठीक है दोस्तों, अब उसका अगला जो आता है ये हेल्प भी करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि कैंडिडेट जो है वर्दी है कि नहीं है। अगर किसी कंपनी में प्रमोशन आने को है, ठीक है, और प्रमोशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए कंपनी को, तो कंपनी सबसे पहले क्या देखेगी? कंपनी सबसे पहले देखेगी कि कंपनी में कौन एक वर्दी कैंडिडेट है जो कि प्रमोशन के लायक है, जिसको काम आता है, जिसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है और वो उस काम को पूरी तरह से कर सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तभी पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, और अगला आता है ये एक मॉनिटर के तौर पे भी काम आता है दोस्तों, कि आपके प्रोग्रेस को परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू मॉनिटर किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है आपको रिवॉर्ड किया जाता है मॉनिटरी। और बताऊंगा कि एमबीओ मेथड क्या होता है। एमबीओ का जो बेसिकली फुल फॉर्म है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड जो है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसको हम नॉर्मली एमबीओ मेथड भी बोलते हैं कॉर्पोरेट में, ये एक प्रकार का स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है परफॉर्मेंस बढ़ाने में ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ये मैनेजमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव मेथड से अप्रेजल किया जाता है तो उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉय हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी बनती है। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी बनेगी तो एकाएक करके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, कंपनी के जो गोल होते हैं उनको डिफाइन कर दिया जाता है और जो है उनको बता दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं और ये 5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अपना एक पर्टिकुलर जो गोल है सेट करके वो एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करवाया जाता है थ्रू देयर मैनेजर्स, थ्रू देयर टीम लीडर्स, और टीम लीडर्स जाके जो है वही चीज़ अपने सबऑर्डिनेट या अपने टीम मेंबर्स को बताते हैं जो कि एम्प्लॉय हैं, उनको बताते हैं। ठीक है, ताकि जो उनका माइंडसेट है ना वो भी एक प्रकार का जो है फाइनल कर सके कि भाई ये गोल है, इसको अचीव करना है, तो उस हिसाब से आप लोग भी अपना माइंडसेट बना लें कि किस प्रकार से आपको काम करना है और कैसे काम करना है, ताकि हम लोग जब ये साल खत्म हो या जो भी 5 साल का गोल इन्होंने रखा होगा कंपनी ने, तो वो अचीव कर पाए। ठीक है,
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इसमें, ठीक है। अब जो अगला आता है कि जो एमबीओ का जो मेन काम है, ठीक है, वो सिंपल सा ये है कि इसमें मॉनिटरिंग होती है और उसके साथ-साथ इवैल्यूएशन होता है परफॉर्मेंस का, ठीक है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन दोनों जो है साथ-साथ काम करते हैं इस परफॉर्मेंस अप्रेज़ल मेथड में, ठीक है। और इसमें कोशिश यही रहती है कि इन दोनों को मॉनिटर करते-करते जो मॉनिटर और इवैल्यूएट करते-करते जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको प्रॉपर्ली तरीके से अचीव कर लिया जाए, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो ये था इन 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 अ नटशेल कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है अप्रेज़ल मेथड क्या होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है। तो चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं और जानते हैं क्या-क्या स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेज़ल मेथड के। पे मैंने 6 स्टेप्स बताए हैं, इनको डिटेल में मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स बता देता हूँ क्या-क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है जब कोई भी ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेज़ल प्रोसेस कंपनी अपनाती है, तो सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल डिफाइन करना, ठीक है? या कंपनी का गोल डिफाइन करना आई वुड से, ठीक है? और कंपनी का गोल जब डिफाइन हो जाता है, तो अगला आता है एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का गोल डिफाइन करना है क्योंकि भाई कंपनी को आगे बढ़ना है, ठीक है? तो वो अपना गोल डिफाइन करते हैं। उसको डिफाइन करने के बाद एम्प्लॉइज़ की ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। क्यों डिफाइन किया जाता है? क्योंकि अगर एम्प्लॉयी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होंगे, है ना? इसलिए एम्प्लॉयी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है कि तुम्हारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके ऊपर तुमको काम करना है। फिर अगला क्या आता है? क्योंकि एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोसेस आता है और ये मॉनिटर कौन करेगा? ये मॉनिटर करेंगे मैनेजर्स। जो एम्प्लॉयी मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉइज़ या अपने टीम मेंबर्स को मॉनिटर करेंगे और मॉनिटर करने के साथ-साथ उनका इवैल्यूएशन भी करेंगे परफॉर्मेंस का और उनको गाइड भी करते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है? फिर जब ये मॉनिटर और जो इवैल्यूएशन हो जाता है मतलब मॉनिटर करने के बाद जब गाइडेंस ये अपने एम्प्लॉयी को देते हैं और वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं, फिर अगला आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे सारे मैनेजर्स बैठ के मैनेजमेंट के साथ बैठ के जो है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है? इवैल्यूएट करने के बाद सब लोग जो है जितने भी मैनेजर्स हैं अपनी-अपनी टीम का जो है फीडबैक वो शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद लास्ट में परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है आई वुड से फ्लो चार्ट बोल सकते हैं या नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो कि फॉलो होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेज़ल मेथड में। ठीक है दोस्तों? अब अगले स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे कि किस हिसाब से क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करके परफॉर्मेंस अप्रेज़ल तक जो है बातें जाती हैं और परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता है एक एम्प्लॉयी का। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने वहाँ पे हर एक स्लाइड में नंबर दिया था, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहला जो चीज़ आती है कि आपको ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल को डिफाइन करना होता है, ठीक है? अब ऑर्गेनाइज़ेशन का जो गोल है उसको डिफाइन करने के लिए क्या रहेगा, बहुत सारे जो कंपनी में मैनेजर्स जो इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे जो मैनेजर्स बैठे हैं, वो बैठेंगे, वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है एक पर्टिकुलर गोल सेट होता है कंपनी का, ठीक है? सब बैठेंगे, मिल के बात करेंगे, तब एक कंपनी का गोल वो सेट करेंगे, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल सेट करेंगे, ठीक है? और द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द सुपरवाइज़र विल बी बेस्ड ऑन द एन इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज़ेशन गोल। अब इसके बाद क्या होता है, जब ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल जब सारे मिलके तय कर लेते हैं, तब जो मैनेजर्स हैं या सुपरवाइज़र हैं, वो डिफाइन करते हैं कि एम्प्लॉइज़ के गोल क्या हों, ठीक है? एम्प्लॉइज़ के गोल भी तय कर दिए जाते हैं। फिर अगला आता है एम्प्लॉइज़ नीड टू बी ब्रीफ्ड। अब क्योंकि गोल तय कर दिए गए हैं एम्प्लॉइज़ के भी, तो यहाँ पे मैनेजर्स जो होते हैं या टीम लीडर मैं बोलूँ या सुपरवाइज़र जो भी आप बोल लें, वो जाके अपने जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको उनके ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करेंगे कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? और इनको इनके ऊपर ही आपको प्रॉपरली काम करना है। ठीक है? लेकिन इसको करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा मैनेजर को? इसको करने के लिए मैनेजर को जो है वन ऑन वन मीटिंग करनी पड़ेगी, हर एक के साथ जो उनके टीम मेंबर हैं, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर जा सकें, ठीक है? फिर जैसे ही ये हो जाएगा, उसके बाद जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो अपना काम करने लगेंगे।
काम जैसे ही वो करने लगेंगे तो अगला जो आता है वो है मैनेजर को उसी दौरान जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनकी मॉनिटर करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस को, ठीक है? परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगला क्या आता है, आफ्टर दैट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन जो है जैसे ही जो है मॉनिटर हो जाता है परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रोग्रेस मॉनिटर हो जाता है एम्प्लॉय का, उसके तुरंत बाद जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो मेथड है वो आता है। और इसमें क्या है, जो रेस्पेक्टिव मैनेजर्स है ना, जिस भी टीम के मैनेजर्स हैं, वो डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय की प्रोग्रेस को लेके, ठीक है? फिर जो अगला पार्ट आता है उसमें ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज फीडबैक दैट मैनेजर हैज टू गिव कंसिस्टेंटली टू द सबऑर्डिनेट सो दैट दे मे इम्प्रूव। तो इवैल्यूएशन के बाद जो है अगला स्टेप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जब मैनेजर को लगता है कि भाई अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है या कहीं भी उसको थोड़ी सी कमी लगती है, तो अपने जो सबऑर्डिनेट है या अपने टीम मेंबर है उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, ठीक है, कि तुम यहाँ इम्प्रूव करो, तुम यहाँ इम्प्रूव करो, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमेशा जो है अपने टीम मेंबर्स को बोलता है, ठीक है? अब जब ये सब हो जाता है फिर लास्ट में आता है रूटीनली रिव्यू होता है फीडबैक का, ठीक है? जो फीडबैक मैनेजर्स ने लिए हैं आपस में बैठते हैं मैनेजमेंट के साथ, ये डिस्कस करते हैं और फीडबैक शेयर करते हैं। जैसे ही फीडबैक शेयर करते हैं, तो जिस हिसाब से प्रोग्रेस जिस भी पर्सन की दिखी होगी, उसके बेसिस पे जो है कैंडिडेट को या बोलें तो एम्प्लॉइज़ को जो है अप्रेज़ल मिल जाता है। तो ये पूरा मेथड होता है दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। तो आज हम लोग दोस्तों 180 डिग्री अप्रेज़ल प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मैं बताऊँगा कि ये बेसिकली होता क्या है, क्यों किया जाता है और इसके मेथड क्या होते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 180 डिग्री अप्रेज़ल मेथड क्या होता है। 180 डिग्री मेथड में क्या होता है कि दोस्तों जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं तो अगर आपको 180 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है तो आपको सेल्फ असेसमेंट देना होता है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, अपने आप को ही फीडबैक देना, अपने काम को जो आपने काम किया है उसके प्रति आपको जो है फीडबैक देना पड़ता है अपने आप को, ठीक है? और उसको फिर बाद में जाके जो आपका मैनेजर है, ठीक है? मैनेजर फिर उस फीडबैक को लेता है और फिर मैनेजर उस फीडबैक को चेक करता है और वो अपने हिसाब से वो खुद फीडबैक देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ही काम को रेट करना पड़ता है और अपने काम को रेटिंग देनी पड़ती है कि 100% में से आपने कितना, आपको क्या लगता है कि आप कितना परसेंट आपने काम किया, कितना परसेंट आप कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप 80% कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। फिर वो सारे जो अप्रेज़ल आपने अपने आप को दिए हैं, जो फीडबैक आपने आपको दिया है, फिर वो फीडबैक जो है मैनेजर के पास जाता है। फिर मैनेजर जो है आपको फीडबैक देता है कि आपने इतना प्रतिशत काम किया, 90% काम किया या 80% या 60%, डिपेंडिंग ऑन कि मैनेजर आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा 180 डिग्री मेथड प्रोसेस होता है, जिसमें एम्प्लॉयी इन्वॉल्व होता है और उसका मैनेजर इन्वॉल्व होता है, ठीक है? सिंपल सा है, ठीक है? सबसे पहले आप अपने आप को रेट करते हो, आप अपने आप को जब रेट कर लेते हो तो फिर आपका मैनेजर आपको रेट करता है, ठीक है? जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर जो इक्विवेलेंट जो स्कोर निकल के आता है आपका, जो भी रेट किया गया होगा उसके बेसिस पे जो है अप्रेज़ल आपको दिया जाता है, ठीक है? तो वन्स द इन्फॉर्मेशन इज़ एग्रीड बाय बोथ अप्रेज़र एंड अप्रेज़ी, द अप्रेज़ल इज़ गिवन, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो अप्रेज़ल ने दिया है अपने आप को, मतलब जो एम्प्लॉयी ने अपने आप को दिया है, ठीक है? और जो अप्रेज़ी जो कि मैनेजर है उसने दिया है, तो उसके बेसिस के हिसाब से फिर एक अप्रेज़ल अमाउंट जो है बताया जाता है कि इतना आपको दिया जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद अप्रेज़ल जब डिसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद आपको कैसे नेगोशिएट करना है, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्वेश्चन आंसर सेशन का है वो, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है? मैं उसका लिंक जो है ऊपर वीडियो में आई बटन में डाल दूँगा, ठीक है? फिर आगे हम लोग देखें तो इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयी एंड हिज इमीडिएट मैनेजर। अब 180 डिग्री अप्रेज़ल मेथड में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इसमें जो इस एम्प्लॉयी का अप्रेज़ल होने वाला है वो और उसका इमीडिएट मैनेजर, ये 2 ही इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा और किसी का कोई काम नहीं होता है, ठीक है? फिर लास्ट में दिस मेथड इंक्लूड सेल्फ अप्रेजल। सो यहाँ पे क्योंकि 180 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस है तो यहाँ पे इंडिविजुअल या एम्प्लॉय को जो है खुद को अप्रेजल देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो है सेल्फ अप्रेजल महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं अप्रेजल 180 डिग्री अप्रेजल मेथड को इम्प्लीमेंट करने में।
तो यहाँ पे हम स्टेप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि 180 डिग्री अप्रेज़ल मेथड या 180 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू को जो है एचआर को कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट होने के बाद जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शुरुआत में ही एस्टैब्लिश हो जाती है हर एक कंपनी में। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है प्रॉपर्ली जो है एम्प्लॉयी को भी बताई जाती हैं कि ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो जॉइन करता है और हालाँकि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तब भी जो है उनको बता दिया जाता है। और मैनेजर को भी जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बता दी जाती हैं ताकि उसके बेसिस पे जो है इवैल्यूएट किया जा सके। अब अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म। तो सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग जिनका भी अप्रेज़ल होने वाला है, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं जिनका अप्रेज़ल होगा, उनको सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म दे दिया जाता है। फिर उसके बाद बोला जाता है एम्प्लॉइज़ को कि उनको खुद को रेट करना है, ठीक है? जो भी काम है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, उसके बेसिस के हिसाब से आप लोगों को रेट करना होता है, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग। अगर सेल्स वाले हैं तो सेल्स वालों का जो काम है उसके बेसिस पे जो है आप लोगों को अपने आप को रेट करना पड़ता है टारगेट के हिसाब से, या फिर अगर सॉफ्टवेयर वाले हैं तो या प्रोजेक्ट वाले हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि जिस भी फील्ड से हैं जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बेसिस के हिसाब से आप लोगों को अपने आप को रेट करना पड़ता है। जैसे ही ये रेटिंग हो जाती है, तो अगला पार्ट आता है कि आपको जब जो आपने रेट कर दिया अपने आप को इवैल्यूएशन फॉर्म में, उसका फीडबैक आप लोगों को देना है। अपने परफॉर्मेंस का फीडबैक देखना है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है? वो परफॉर्मेंस का फीडबैक जैसे ही आप दे देते हैं, तो वो परफॉर्मेंस का फीडबैक एचआर कलेक्ट करता है। एचआर कलेक्ट करने के बाद वो है इमीडिएट मैनेजर जो आपका होता है, उसके पास जाता है, ठीक है? और फिर वो इमीडिएट मैनेजर जिसके पास आपका इवैल्यूएशन गया है, जिसके पास आपका परफॉर्मेंस जो आपने खुद का दिया है वो जाता है, तो वो मैनेजर खुद आप लोगों को जो है इवैल्यूएट करता है, आपकी परफॉर्मेंस देखता है, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक करके उसके बेसिस के हिसाब से जो है वो भी आप लोगों को रेट करता है। ठीक है? जब ये रेटिंग हो जाती है फिर उसके बाद एम्प्लॉयी जो है, जो भी एम्प्लॉयी है जिसने अभी खुद को अप्रेज़ किया है, ठीक है? वो जाके मैनेजर से मिलता है, उन लोगों की मीटिंग होती है और यहाँ पे जो है डिस्कशन होता है कि भाई कितना अप्रेज़ल देना है, क्या देना है? क्योंकि आप लोगों को एक टर्म्स में आना ज़रूरी होता है कि जितना आपने अपने आप को अप्रेज़ल दिया है, फिर मैनेजर ने जितना दिया है, ठीक है? तो उस टर्म्स में आना ज़रूरी होता है कि इतना अप्रेज़ल क्यों दिया गया? क्या कारण थे? किस कारण से? तुमने किस कारण से दिया? ठीक है? ये मैनेजर आपसे पूछता है। तो जब एक प्रॉपर सेम पेज पे आप लोग आ जाते हैं, देन उसके बाद जो है अप्रेज़ल का प्रोसेस शुरू होता है और फिर उसके बाद अप्रेज़ल दे दिया जाता है। मतलब मीटिंग यहाँ पे आप लोगों की खत्म हो जाती है, फिर अगला जो है मैनेजर का काम आता है, तो मैनेजर फिर मैनेजमेंट से जाके बात करता है, फिर उसके बाद जो है अप्रेज़ल दे दिया जाता है। ठीक है? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है 180 डिग्री अप्रेज़ल प्रोसेस में। ठीक है? ये एकदम क्लियर कट सीधा ही प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें केवल मैनेजर और एम्प्लॉयी ही इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो आज हम लोग 360 डिग्री मेथड की बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि 360 डिग्री अप्रेज़ल मेथड जो है बेसिकली होता क्या है, ठीक है? तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेज़ल मेथड जो है एक तरह का अप्रेज़ल मेथड है जो है फुल फ्लेज मैनर पे किया जाता है, ठीक है? और इसमें एम्प्लॉइज़ के जो होता है ना, जो आस-पास की सराउंडिंग होती है, उनको कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे आस-पास की सराउंडिंग से मेरा मतलब है कि जो उनको एक पेयर्स हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, उनके मैनेजर हैं, उन सब का फीडबैक भी यहाँ ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन सबको जो है मद्देनज़र रख के जो है 360 डिग्री अप्रेज़ल प्रोसेस जो है किया जाता है। और इसमें सबका फीडबैक लिया जाता है, चाहे वो उनके पीयर्स हों, चाहे वो उनके कोलीग हो, उनके मैनेजर हो, टीम लीडर हों, खुद से भी उनका फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, अप्रेज़ल करने के लिए। अब 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो पॉलिसी है, एक प्रकार की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और डिफ़िकल्ट भी है। इसका कारण ये है कि डिफ़िकल्ट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको फुल फ्लेज स्केल पे जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो एचआर को जो है बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और कॉम्प्लिकेटेड भी इसलिए है क्योंकि आपको हर एक के लिए एक अलग से क्वेश्चनर तैयार करना पड़ता है। इसमें क्वेश्चनर तैयार होते हैं, क्वेश्चनर दिए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा टाइप का 360 डिग्री अप्रेज़ल मेथड होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं इस अप्रेज़ल मेथड को यूज़ भी करती हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। ठीक है। फिर अगला आता है इट इंक्लूड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज़ कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो टीम कोलैबोरेशन हो गया,
टीम वर्क हो गया और लीडरशिप, ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें उभर के सामने आती हैं अगर हम 360 डिग्री अप्रेज़ल प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें पता चलता है कि कौन-सा टीम मेंबर या कौन-सा एम्प्लॉयी जो है अच्छे से कोलैबोरेट करता है, अच्छे से टीम वर्क में अपना हाथ देता है और लीडरशिप की क्वालिटी किसमें, ये पूरी तरह से हमें पता चलता है। फिर उसके बाद जो अगला आता है वो ये है कि डेवलपमेंट प्लान बेस्ड ऑन 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इफेक्टिवली इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस जो है किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये था दोस्तों 360 डिग्री अप्रेजल मेथड का डेफिनेशन और बेसिकली क्या होता है ये और कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब अगले स्टेप में चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल मेथड क्या होता है और अब हम जानेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस करते हैं तो। ठीक है, तो जब आप 360 अप्रेजल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ का ख्याल जो रखना चाहिए वो है कि डिटरमाइन द राइट स्किल व्हिच नीड टू बी असेस्ड, ठीक है, कि आपको किस स्किल सेट को जो है बेसिकली असेस करना है। ठीक है, कौन-सा एम्प्लॉयी है और कौन-सी उसके पास जो स्किल सेट है उसको असेस करना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हैं बेसिकली ये देखना है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एन अप्रेज़ल, ठीक है, जो अप्रेज़र हैं उनका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो क्या रहता है दोस्तों कि जब को जो है क्वेश्चनर दे दिए जाते हैं, ठीक है, आप अप्रेज़ल हो गए, आपने अप्रेज़ कर दिया, लेकिन जो अप्रेज़ करेगा, जो अप्रेज़र है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन इवैल्यूएट करते हैं, उनका प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि जो अप्रेज़र है वो बायस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बायसनेस का बहुत ज़्यादा इश्यू आता है, ठीक है? इसलिए अप्रेज़र का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अनबायस्ड अप्रेज़र होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि काम के हिसाब से जो है उसको इवैल्यूएट किया जाए जो भी एम्प्लॉयी है उसको, है ना? तो अप्रेज़र का यहाँ पे सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर। फिर अगला आता है ट्रेनिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ ट्रेनिंग कैसा? ट्रेनिंग ये कि आपको किस तरह से जो है अप्रेज़ल फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको क्वेश्चनेयर भरने हैं, कब तक आपको सबमिट करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही आपका इवैल्यूएशन खत्म होता है तो किस पर्सन को किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, वो चीज़ भी यहाँ मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला आता है डिज़ाइन सिंपल एंड ईज़ी अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस, क्योंकि 360 डिग्री एक अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो बेटर यही है कि जो क्वेश्चनेयर जो प्रोसेस बनाया जाता है, उस क्वेश्चनेयर या उस प्रोसेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉयी हैं, उनके लिए ये आसान रहे और वो आराम से जो है अपना क्वेश्चनेयर भर सकें और अपने जो फीडबैक है, वो दे सकें। तो इसका डिज़ाइन जो है सिंपल होना चाहिए। फिर अगला आता है फॉलो अप नीड्स टू बी टेकन। बहुत सारे समय में क्या होता है कि जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, अप्रेज़ल भी हो जाता है, कैंडिडेट को अप्रेज़ल मिल जाता है, लेकिन फॉलो अप लेना भूल जाते हैं एचआर, ठीक है। 360 डिग्री अप्रेज़ल मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फॉलो अप लेना। फॉलो अप नीड्स टू बी टेकन ऑन इफेक्टिवली बेसिस, ठीक है। फ़ॉलो-अप लेना भूलना नहीं है और उसको जो है जैसे ही 360 डिग्री मेथड पूरा हो जाता है तो वापस से उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है एम्प्लॉइज़ का, फिर उसके बाद फ़ॉलो-अप लिया जाता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ और क्या करना है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो है इनका ख़्याल रखना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में 360 डिग्री अप्रेज़ल प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या-क्या स्टेप्स होते हैं 360 डिग्री अप्रेज़ल में। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं 360 डिग्री अप्रेज़ल मेथड में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेटिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू। अब यहाँ कम्युनिकेटिंग से मेरा मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय हैं या जो भी मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, ठीक है? जो-जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ना, सबको प्रॉपर तरीके से 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में अच्छे से बताना है, ठीक है? कम्युनिकेट करना है कि क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चनेयर फिल अप करना है, किस हिसाब से आपको ग्रेडिंग देनी है, किस हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना है,
ठीक है, अगर एम्प्लॉय है तो उसको किस हिसाब से क्वेश्चनर बनाना है, अगर टीम लीडर या मैनेजर है जो कि ग्रेड करेंगे, जो कि अप्रेज़ करेंगे, तो उनको बताना है कि किस हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना है उन क्वेश्चनर्स को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है प्रॉपर। फिर अगला है सिलेक्शन ऑफ रेटर्स, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ इससे पहले भी बताया कि सिलेक्शन ऑफ रेटर्स जो कि अप्रेज़ करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट को, उनका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उनका सही सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर बायसनेस आ गई, तो 360 डिग्री अप्रेज़ल का मेथड जो है पूरा फेल हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें कि इनका सिलेक्शन जो है अनबायस्ड हो और किसी की एक के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी भी जो टीम लीडर हैं, जो भी रेट कर रहे हैं उनका, ठीक है? फिर अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्वे। अब यहाँ सर्वे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, जो क्वेश्चनर बनाया गया है, उस क्वेश्चनर को आप ऑनलाइन भी जो है अपने टीम मेंबर्स को दे सकते हैं। ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑफलाइन आप हार्ड कॉपी भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और एक टाइमलाइन दे दिया जाना चाहिए कि भाई इतने समय तक आपको करके ये खत्म करके क्वेश्चनर जमा कराना है। अब जैसे क्वेश्चनर जमा हो गया, ठीक है, क्वेश्चनर जब वो जमा करा देते हैं, सबमिशन ऑफ क्वेश्चनर, जब सबमिशन वहाँ से हो गया, सर्वे जमा हो गया, फिर अगला आता है सबमिशन ऑफ क्वेश्चनर। अब सबमिशन ऑफ क्वेश्चनर में क्या होता है, ये जो सर्वे है ये टीम लीडर्स के पास जाते हैं या कहें तो रेटर्स के पास जाते हैं। वो लोग इस सर्वे को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसके बाद अपना फीडबैक लिखे ये सबमिट करते हैं क्वेश्चनर को, ठीक है। अब ये क्वेश्चनर जब मैनेजमेंट के पास सबमिट होता है, तो ये रिपोर्ट के तौर पे सबमिट होता है, ठीक है, जिसको हम कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट बोलते हैं। अब जब ये कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट सबमिट होता है, तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, कि किस रेटर ने कितना दिया, किस टीम लीडर ने किसको कितना रेट दिया, ये किसी को पता नहीं होता, ये कॉन्फिडेंशियली जो है, ये एचआर के पास सबमिट होता है, ठीक है। जैसे ही ये एचआर के पास सबमिट हो जाता है, उसके बाद जो है फीडबैक दिया जाता है और ये फीडबैक कैसे दिया जाता है, ये फीडबैक दिया जाता है इंडिविजुअली बुला के। बुलाया जाता है, जो भी एम्प्लॉय हैं उनको बुलाया जाता है, टीम लीडर बैठता है या मैनेजर बैठता है, साथ में एचआर जो हेड है वो बैठते हैं और फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाता है कि तुमने ऐसा-ऐसा काम किया, ये काम किया, तुम्हारा फीडबैक ये आया है, तुम्हारे एम्प्लॉइज़ की तरफ से ये फीडबैक है। तो ये पूरा फीडबैक दिया जाता है और उसके बेसिस पे जो है अप्रेज़ल होता है, ठीक है? तो यहाँ तक पूरा जो है अप्रेज़ल का प्रोसेस है और उसके बाद जो है अप्रेज़ल हो जाता है कैंडिडेट का। लेकिन इसके बाद भी 2 प्रोसेस होते हैं जो कि कंटीन्यूअस फॉलो होते हैं 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में, वो है क्रिएशन ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान एंड री इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस। अब क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान क्या है, क्योंकि फीडबैक मिल जाता है कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को कि हाँ ये फीडबैक है, इस पे मेरे को काम करना है, तो उसको एक सर्टेन गोल दिए जाते हैं कि ये रहा आपका आगे का डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। एक तरह से डेवलपमेंट प्लान बना के दिया जाता है एम्प्लॉय को कि ये आपका डेवलपमेंट प्लान है, इसके ऊपर आपको काम करना है और फिर उस डेवलपमेंट प्लान जो उसको दिया जाता है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है। जब वो ट्रेनिंग और के बाद जो है जब वो काम करता है, तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आता है रीइवैल्यूएटिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो उसको फिर से रीइवैल्यूएट किया जाता है कि कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। और ये वापस से जो है रीइवैल्यूएटिंग प्रोसेस वो वापस से 6 या 12 महीने बाद 360 डिग्री मेथड अप्रेजल मेथड में काम आता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रकार से जो है 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस काम करता है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपनी तरफ से जो है मैंने काफ़ी लेमन टर्म में समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का सेशन। थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए थोड़ा-सा समय लग गया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है? क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे मैं और भी ज़्यादा अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों? तो अपना ख़्याल रखें, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आप लोग से। धन्यवाद।